लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में झारखंड के रांची में आज इंडी ब्लॉक की रैली का आयोजन किया गया, जहां महागठबंधन के कई बड़े नेता पहुंचे। लेकिन रांची में प्रभात तारा मैदान में उल गुलान विद्रोह न्याय रैली में पहुंचे कांग्रेस और राजद समर्थकों के बीच जमकर मारपीट की घटना घटी है। चतरा सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। चतरा सीट पर राजद अपनी दावेदारी कर रहा था। चतरा सीट पर कांग्रेस ने KN त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। बाहरी उम्मीदवार बताकर राजद के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। इस मारपीट में कांग्रेस उम्मीदवार के भाई का सर फट गया है। बता दें कि इस रैली में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर RJD के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बार फिर घमासान मच गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि देश को उद्धव ठाकरे जैसे समावेशी दृष्टिकोण वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है। राउत के इस बयान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोनिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस बार तीनों नेता खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक खास वजह है। आचार्य ने X पर किए एक पोस्ट में कहा कि तीनों नेता अपनी पार्टी को खुद इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि जहां उनका आवास और दफ्तर है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, अब इसे पार्टी नेतृत्व का दिवालियापन कहो या कांग्रेस के भाग्य की विडंबना, किंतु खबर एकदम 16 आने सच है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई बार कांग्रेस नेताओं का विरोध किया था और PM मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालोर में कहा कि देश कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे रहा है और जो पार्टी कभी 400 सीटें जीतती थी वह इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है। PM मोदी ने चुनावी रैली में कहा, पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को सजा दी है। देशभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान जानता है कि कांग्रेस कभी भी भारत को मजबूत नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि देश नहीं चाहता कि 2014 से पहले आने वाले हालात वापस आए। PM मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इस बार वे राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। बता दें कि फरवरी में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए सांसदों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। PM मोदी ने कहा, उन्होंने एक अवसरवादी इंडी अलायंस बनाया है। यह एक पतंग की तरह है जिसकी डोर उड़ने से पहले ही काट दी गई है। यह केवल नाम का गठबंधन है, क्योंकि इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, इस लोकसभा चुनाव में देश की 25% सीटें ऐसी है जहां इस गठबंधन के लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव से पहले इतनी लड़ाई हो रही है तो आप सोच सकते हैं चुनाव के बाद यह लूट के लिए कितनी लड़ाई करेंगे। क्या हम इतना बड़ा देश इन लोगों को सौंप सकते हैं? ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। PM मोदी ने कल ही कहा था कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, खुद कांग्रेस ही। ऐसी हालत है और पप्पू और कांग्रेसी चमचे सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। अब गुजरात के सूरत से ऐसी ही खबर आ रही है। गुजरात में लोकसभा चुनावों की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे खुद कांग्रेस के उम्मीदवार ने ही गहरी साजिश रची है। पार्टी की प्रस्तावक उपलब्ध कराती है, लेकिन नीलेश कुंभानी ने पार्टी के बजाय अपने भांजे और अपने पार्टनर को प्रस्तावक बनाया और जानबूझकर दोनों ने फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए। और जब अगले दिन उन्हें दस्तखत के लिए बुलाया गया तब वे घर से गायब हो गए और अंततः उनका फॉर्म रद्द हो गया। दरअसल नीलेश कुंभानी सूरत से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती उनको टिकट दिया।
फिर वह छटकने के लिए शानदार बहाना बना दिए। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी और उनके डमी उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया है। बीजेपी की तरफ से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई थी कि कुंभानी और डमी उम्मीदवार के नामांकन में जिन प्रस्तावकों के दस्तखत है वह सही नहीं है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। 21 अप्रैल को 11 बजे कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी ने दोनों फॉर्म रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर साम दाम दंड से नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है। बीजेपी ने सूरत से मुकेश दलाल को कैंडिडेट बनाया है। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलाकर कुल 24 नामांकन दाखिल हुए थे। इनमें 12 नामांकन को स्वीकार किया गया है, इतने ही नामांकन को रद्द किया गया है। 22 अप्रैल को नामांकन पत्र वापसी का दिन है। अगर इस दिन बाकी निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस लेते हैं तो सूरत में निर्विरोध निर्वाचन की संभावना बन सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वायनाड में जिला कांग्रेस कमेटी डीसीसी के महासचिव पीएम सुधाकरन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। पीएम सुधाकरन ने इस्तीफा देने का कारण भी बताया है। सुधाकरन ने कहा कि हमारे लिए वायनाड के सांसद और कांग्रेस नेता तक पहुंच आसान नहीं थी, हम अपनी बात नहीं रख पाते थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो आम जनता का क्या होगा। सुधाकरन ने भाजपा में शामिल होने के बाद पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के विकास कार्यों से काफी प्रभावित हुआ हूं और इसी कारण भाजपा में शामिल हो रहा हूं। सुधाकरन ने कहा कि अगर केरल की जनता भी विकास चाहती है तो के सुरेंद्रन को वायनाड से सांसद चुना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वायनाड की जनता को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनने पर काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि केरल में लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को 20 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में खड़े हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कल शनिवार को मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा अब बदल रहा है भारत। इतनी बड़ी खबर लेकिन बीजेपी सुन बैठी है। वहीं सरकार के विरोध में अगर कोई बयान दिया होता तो सोशल मीडिया पर वही खबर छाई रहती और नंबर 1 पर ट्रेंड करती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि भारत बदल रहा है और नई चुनौतियों से निपटने को तैयार है। आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत की प्रगतिशील पथ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीजेआई बोले, मुझे लगता है कि संसद द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानूनों का पास करना एक स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनों की जरूरत है। इन नए कानूनों की सहायता से हम अपने समाज के बेहतर भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से पास किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन्हें मंजूरी दी थी। इनके लागू होने के साथ ही देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। हालांकि एक्सीडेंट के हिट एंड रन के मामले से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होंगे। इससे पहले एक वीडियो संदेश में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नागरिकों से मतदान जरूर करने की अपील की है। सीजेआई ने कहा कि मतदान संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है, इसलिए हर नागरिक को समय निकालकर हर चुनाव में मतदान जरूर करना चाहिए। इससे पहले नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपातपूर्णता को साबित किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों को अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए, आम लोगों की तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बार बीजेपी की नज़र उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों पर भी है। यह भी एक कारण है कि पीएम मोदी बीते कई महीनों से दक्षिणी भारत के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक बार 9 दिनों की यात्रा पर निकले थे। दक्षिणी भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े के लिए अहम हैं। यही वजह है कि कांग्रेस यहां हमेशा फोकस करती रही है। अब बीजेपी भी इसी रेस में शामिल हो गई है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक बीजेपी दक्षिणी भारत में 35 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी साउथ में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन तब भी वह कर्नाटक और तेलंगाना तक ही सीमित रही थी। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी तमिलनाडु और केरल में खाता खोल सकती है। सर्वे के अनुसार बीजेपी तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खोलेगी बल्कि 7 सीटें भी जीतेगी। वहीं सर्वे में कांग्रेस को यहां 6 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि डीएमके को 20 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। पहले चरण के हुए लोकसभा चुनाव में 102 सीटों पर मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी 400 पार की ओर अग्रसर है। तमिलनाडु में बीजेपी लगभग 5 से 6 सीटें जीत रही है। बंगाल में 22 से 23, कुल मिलाकर बीजेपी 102 में से 65 सीटें जीत रही है। इस बीच अपनी करारी हार देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के लोगों को ठेस पहुंचाई है। तमिलनाडु को उचित धनराशि भी नहीं दी गई। पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, पूरा तमिलनाडु यहां डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। बता दें कि शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस से उम्मीदवार है। पिछले चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस, वाम और अन्य दलों के साथ गठबंधन में 38 सीटें जीती थी। बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। पी चिदम्बरम ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को उचित धनराशि देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को यहां लागू नहीं किया है। जहां तक गृह मंत्री अमित शाह का सवाल है, तो उन्होंने शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 2 बार अपना दौरा रद्द कर दिया। उन्हें यह बताना चाहिए कि अपना दौरा रद्द क्यों किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे ज़्यादा सीटों वाले राज्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक सभी 40 सीटें जीतेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। इस बार सोनिया, खड़गे और राहुल गांधी खुद भी अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जहां उनका आवास और दफ्तर है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। अब इसे नेतृत्व का दिवालियापन कहो या कांग्रेस के भाग्य की विडंबना, किंतु खबर एकदम 16 आने सच है। लोकसभा चुनाव का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियों में जुटे हैं। इसी बीच सिरोही जिले में सैकड़ों राजपूतों ने मां भगवती के सौगंध खाकर शपथ ली कि सनातन विरोधी और राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को चुनावों में वोट नहीं देंगे और गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। वहीं अब झारखंड में इसी तरह की एक और खबर आ रही है। झारखंड के मुस्लिम संगठनों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम संगठनों ने लोकसभा चुनावों में महागठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी के बहिष्कार का ऐलान किया है।
इस ऐलान से महागठबंधन और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मुस्लिमों ने शनिवार को बैठक बुलाई जिसमें महागठबंधन और कांग्रेस के बहिष्कार का फैसला किया गया। आमतौर पर माना जाता है कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता बीजेपी के मुकाबले उसकी विपक्षी पार्टियों को तरजीह देते हैं। ऐसे में यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नया नारा हिस्सेदारी के अनुरूप साझेदारी का है। वे इन दिनों हर क्षेत्र में पिछड़े और वंचित वर्गों की पैरोकारी करते भी नजर आते हैं, लेकिन झारखंड में टिकट वितरण में कांग्रेस धरातल पर ही इसका अनुपालन नहीं कर पाई। बता दें कि महागठबंधन और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से इस सीट पर KN त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ के मुस्लिमों को यही आपत्ति है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में न उतारकर KN त्रिपाठी पर दांव आजमाया गया। इसलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आनन फानन में बैठक बुलाकर महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी के बहिष्कार का ऐलान किया। बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चतरा के मुसलमान को अपनी जागीर समझने की भूल करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान पूरी तरह से जाग चुके हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रत्याशी मुसलमानों का वोट नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा, हम सिर्फ दरी बिछाने वाले मुसलमान नहीं हैं। झारखंड में आदिवासियों के बाद दूसरे नंबर पर हमारी आबादी है। हम 20% आबादी के साथ कई बार गोड्डा और धनबाद समेत अन्य लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बावजूद इसके महागठबंधन ने 14 में से किसी एक सीट पर भी मुस्लिमों को प्रत्याशी नहीं बनाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना है कि महागठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम संगठनों की नाराजगी दूर कर पाते हैं या नहीं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।